if intensity of the if the intensity of the central maxima, अगर मेरे पास central maxima है, if I have got a central maxima, if the intensity of the central maxima is I naught, बहुत important है, I naught है हमारे पास central maxima, and calculate the intensity at a point, calculate the intensity at a point, मुझे एक पॉइंट पर बतानी है इंटेंसिटी where, जहां पर where the path difference between the two waves, मेरे पास जो दो वेव्स हैं उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है आपके पास इज, यहां पर हमारे पास इज लैम्डा बाई 3। तो ये बात टीचर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ही कर रहा है और इसके अंदर टीचर हमको इंटेंसिटी पूछ रहे। अगर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट है तो मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहां पर दो वेव्स तो मिल रही हैं और उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितने का है, तो हम बोलते हैं उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस मेरे पास कितने के बराबर आ गया, लैम्डा बाई 3 के। तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास वेव पहुंच रही है, आपके पास नीचे आपके पास ये वेव पहुंच रही है, तो ये हमारे पास इनके बीच का क्या होता है, पाथ डिफरेंस। और ये जो हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है जिसको हम डी साइन थीटा को हम जिसको बोल सकते हैं y बाई डी भी ले लेते हैं, जहां पर कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन भी होता है, तो ये हमारे पास S1 है और ये मेरे पास S2, और यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा होता है, पर सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर ऑफ स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका सेंटर ऑफ स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं होता, इट इज अ वेरी वेरी बिग मिसकॉन्सेप्शन, और वो ये कि सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर हमारे पास सेंटर ऑफ स्क्रीन का कोई लेना देना। हाँ सेक्शन बोलो बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल बच्चे, हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीचर बोल रहा है सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट है। अब यहां से बच्चा जो है काम करना तो शुरू कर देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि S1 और S2 को क्या लेना है। ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर लेते हैं, S1 और S2 को I नॉट बाई टू ले लेते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर यहाँ पर इंटेंसिटी I नॉट है तो दोनों सोर्सेस से क्या इंटेंसिटी आ रही होगी, हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये सबसे पहले बड़ी गलती बच्चा करता है। अगर सेंट्रल मैक्सिमा I नॉट है तो याद रखना I1 और I2 ये दोनों बराबर तो होंगे, लेकिन इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I नॉट बाई 4 और दूसरी I नॉट बाई 4। ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। क्या अगर सेंट्रल मैक्सिमा मेरे पास I नॉट है तो बाकी की इंटेंसिटी I नॉट बाई 2 ना होके I नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब जो मेरे पास रिजल्टिंग इंटेंसिटी है जो मैंने निकालनी है वो मेरे पास I नॉट बाई 4 plus of I naught by 4 plus of 2 under root of I naught by 4 under root of I naught by 4, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, cos of phi। अब phi मेरे पास गिवन नहीं है, phi अब निकलेगा कैसे, phi निकलेगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। और टीचर ने क्या पाथ डिफरेंस दे रखा है आपको, टीचर ने क्या पाथ डिफरेंस दे रखा है, टीचर ने पाथ डिफरेंस दे रखा है आपको लैम्डा बाई 3 का, तो ये लैम्डा बाई 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास 2 बाई 3 ऑफ पाई, तो 180 60, और ये मेरे पास कितना एंगल आ जाएगा 120। कॉस 120 कितना होता है सो कॉस 120 मेरे पास यहाँ पर ये I नॉट बाई 2, तो cos 120 ये भी मैं अगर देखो तो I नॉट और ये 2 और 2, तो आपके पास यहाँ पर 4, और cos 120 कितना होता है माइनस ऑफ हाफ, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू I नॉट बाई 2 माइनस ऑफ I नॉट बाई 4। तो इस पॉइंट पर आपकी इंटेंसिटी I नॉट बाई 4 के बराबर रह जाएगी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोथ फॉर CBSE एज वेल एज फॉर द अदर एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी इंडिविजुअल के हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा नहीं, बाकी आप कोई भी मैक्सिमा उठाए,
उन सभी मैक्सिमास की इंटेंसिटी सेम होती है और ये इंडिविजुअल इंटेंसिटीज के 4 गुना होती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे टीचर सपोज कि मुझे ये y या कुछ भी निकालने को बोल देता है कि आप y निकाल दीजिए कि ये इंटेंसिटी जहां पर हो रही है वो y की वैल्यू क्या है, तो वो भी निकाली जा सकती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपके पास क्योंकि d साइन ऑफ थीटा हमारे पास यहाँ पर λ/3 है, तो d अप्रोक्सीमेटली y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू λ/3। तो ऐसा कहां पर हो रहा है, तो आप बोल दोगे जहां पर y की वैल्यू λ डिवाइडेड बाई 3 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ऐसी इंटेंसिटी सेंटर ऑफ स्क्रीन से कहां पर, इतने डिस्टेंस के ऊपर I0/4 की इंटेंसिटी को डेवलप कर रही है। जी प्रज्वल बोलो बच्चे, बोलो प्रज्वल। सो हमारे पास ये इंटेंसिटी की गेम सर ये ना क्वेश्चन समझाना सर, मैं शुरू में आपकी आवाज नहीं सुन पाया। बेटा क्वेश्चन ये है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा I0 के बराबर है, मुझे इंटेंसिटी एक ऐसे पॉइंट पर निकालनी है जहां पर पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज ए λ/3 और ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा I0 के बराबर है तो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज आपके पास 1/4 ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी हो जाएंगी। या मेरे पास I1 I2 एंड 2 अंडर रूट I1 I2 cos ऑफ फाई पुराना फॉर्मूला है, जहां पर फाई मुझे पता करना है। फाई कैसे पता लग जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स टीचर ने मुझे दे रखा है, ये λ/3 है, वैल्यू डाल दिया, एंगल आ गया, एंगल की वैल्यू कॉस में डाल दी, कॉस ऑफ 120 माइनस हाफ आता है, वैल्यू डाल दी, कैलकुलेट कर दिया तो इंटेंसिटी आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है प्रज्वल, ठीक है। ठीक है सर। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है, तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सबसे इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बच्चा हमारे पास जो सबसे बेसिक वर्जन है, ये बेसिक वर्जन पे तो आपको काम करना आना ही आना चाहिए। इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, टीचर बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई वो जगह बता दो जहां पर इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो 50% रह जाती है। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी I0/2 इंडिविजुअल I0 और I0 है। तो हम बहुत अलग अलग तरीकों से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, फॉर्मूले सब आपको पता है। फाई को पाथ डिफरेंस में कैसे लेके आना है, पाथ डिफरेंस को आपने फाई में कैसे लेके जाना है, ये सारी छोटी छोटी चीजें टीचर आपको यहाँ पर पूछेगा बेसिक लेवल के ऊपर। नेक्स्ट वन बच्चे, आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द शेप ऑफ द शेप ऑफ द जो शेप है बच्चा हमारे पास, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। जो शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है, इसको लेके क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं और क्या क्या वो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो कि मैथमेटिकली आपके लिए बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है बच्चा हमारे पास, अगर हम बात करें कि मेरे पास अगर तो स्लिट्स का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, अगर स्लिट्स का शेप मेरे पास रेक्टेंगुलर है, अगर हम स्टैंडर्ड किताबों को छोड़ दें तो अगर आप कहीं और कोई इंफॉर्मेशन लेते हो तो वो स्लिट्स की शेप को गलत बना देते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल जिसको बोल सकते हैं S1 और S2, ये ऐसी रेक्टेंगुलर स्लिट्स होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर स्लिट्स। और इसके सामने मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन पे इस स्लिट की वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, तो अगर देखा जाए तो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे बनेगा, ये इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे और ये इंटरफेरेंस पैटर्न आपके पास इस तरीके से बनेगा, ये इंटरफेरेंस पैटर्न आपके पास इस तरीके से बनेगा। जहां पर मैं दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उसके बीच में आप समझो ब्राइटनेस है और बाकी जगह पे डार्कनेस है। तो यह हमारे पास डार्क फ्रिंज है, इसको मिनिमा बोलते हैं, डार्क फ्रिंज है। मिनिमा है बच्चे हमारे पास, डार्क फ्रिंज है, ये भी मेरे पास मिनिमा है और यहाँ पर मेरे पास डार्क फ्रिंज है, ये मिनिमा है, और ये मेरे पास यहाँ पे डार्क फ्रिंज है, ये भी मिनिमा है। सबकी विड्थ इक्वल होती है। डायग्राम के अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सबसे नीचे वाली फ्रिंज सबसे मोटी है, ऐसा कुछ नहीं, सबकी फ्रिंज विड्थ सेम होती है, सबकी साइज, सबकी इंटेंसिटी, सब कुछ सेम हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम यह है कि अगर इन स्लिट्स के प्लेन को मैं रोटेट कर दूंगा तो बच्चे इसके साथ साथ
यहाँ वाला जो आपका फ्रिंज पैटर्न है उसका भी प्लेन रोटेट हो जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब अगर ये दोनों स्लिट्स ऐसे हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल हो जाएगी तो आपका जो सामने पैटर्न है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल आल्सो बी वर्टिकल। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि टीचर स्लिट की विड्थ कैसे बना रहा है। यहाँ पर स्लिट्स ऊपर नीचे, साइड में नहीं है, ऊपर नीचे, और इस वजह से आपको सामने पैटर्न इस तरीके से नजर आ रहा है। अगर ये स्लिट्स आपके पास साइडवेज बनेगी तो जो सामने पैटर्न होगा हॉरिजॉन्टल के बजाय क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। अब ऊपर कौन सा आ रहा है इसमें? क्या बेटा? इसमें सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? डार्कनेस आ रही है या ब्राइटनेस? बेटा ये तो प्रोबेबिलिटी की गेम है, इसको आप याद नहीं कर सकते। मेरी बात को समझ पा रहे हो? आप इसको याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर हमेशा ऊपर डार्कनेस आएगी या ब्राइटनेस आएगी, आप कैसे पता कर सकते हो? तो स्क्रीन का साइज है तो आपके पास है ना। अगर कोई पर्सन प्रज्वल यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा स्टार्ट करता है और वो बोलता है कि डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, तो उसको लास्ट में डार्क मिला। लेकिन अगर कोई मान लो कि लेंथ ऑफ दी स्क्रीन को यहां तक लिखेगा तो उसके ऊपर ब्राइटनेस, ये तो एक परसेप्शन है, बताने का एक तरीका है। ये आपके पास बताने का एक तरीका है कि पैटर्न तैयार होगा। पैटर्न में ऊपर या नीचे डार्क और ब्राइट तो आ रहे हैं, लेकिन हमेशा डार्क या हमेशा ब्राइट आएंगे ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो तो डिपेंड करेगा कि भैया लेंथ ऑफ आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द स्क्रीन क्या है आपके पास, क्योंकि लेंथ ऑफ स्क्रीन इससे ऊपर। अगर कोई बच्चा बोले सर अगर मैं इससे थोड़ी ऊपर स्क्रीन ले लेता, फिर ब्राइटनेस नजर आती है आखिरी में, फिर तुम बोलते सर पिछले केस में तो ब्राइट थी, अब डार्क कैसे होगी, पिछले में डार्क थी अब ब्राइट कैसे होगी। ये तो आप बता रहे हो कि ऐसा पैटर्न तैयार होगा। पैटर्न के अंदर क्या फिक्स हमेशा ऊपर डार्क आएगी? ये तो कोई गारंटी नहीं है, ये तो प्रोबेबिलिटी की गेम है। मेरी बात समझ पा रहा है ना? मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहा होगा तू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा बच्चे। अब आपके नमकीन का जो डब्बा है उसमें नमकीन निकाल कर आप बिस्कुट भर दो, तो उसमें ये थोड़ा ना कि अरे आप सिंपल ये बोलोगे अरे पिछली बार ही नमकीन था अब बिस्कुट डाल दिया, तो आपके मम्मी बोलेगी हाँ ठीक है कोई बिस्कुट भी तो डाले जा सकते हैं, कुछ भी आ सकता है बच्चे। पॉइंट ये नहीं है कि क्या आएगा, पॉइंट है पैटर्न ऐसा आना चाहिए, ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट। ठीक है, क्लियर होगी बात? और पैटर्न की शेप कैसे होनी चाहिए, कहने का मतलब है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा इस तरीके से इसी एक्सपेरिमेंट को ऐसे परफॉर्म करता है ऐसे करके, तो अब जो यहाँ पर मेरे पास पैटर्न तैयार होगा वो कैसा तैयार होगा, वो पैटर्न अब आपके पास ऐसा तैयार होगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? उसका पैटर्न ऐसे तैयार होगा, उसके अंदर अब यहाँ पर ऐसे ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट आपके पास क्या बनेंगे, फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर मेरे पास रेक्टेंगुलर स्लिट्स है, रेक्टेंगुलर स्लिट्स। कई जो हिंदुस्तानी किताबें उन्होंने इस स्लिट्स को अपनी मर्जी से बनाया हुआ और सामने वो पैटर्न वही क्लेम कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स क्लेम कर रही हैं, और इस वजह से बच्चे के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि पैटर्न तो हमेशा ऐसे ही बनेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आ जाती है। अगर मेरे पास तीसरा केस आ जाता है जिसमें पिन होल सोर्सेज, यानी कि जो सोर्सेज हैं वो किसी पिन से बनाए गए हैं, किसी पिन से, यानी कि वो सर्कुलर शेप के, ये हमारे पास अगर सर्कुलर शेप के हैं, पिन होल के हैं, तो वहां पर पैटर्न कैसे बनेगा, और वहां पर भी पैटर्न अगर बन रहा है तो वो कैसे नजर आएगा, जरा चेक करते। मेरे पास यहाँ पर सबसे पहला केस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास ये जो दो सोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं वो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं S1 और यहाँ पर S2। अब ओरिजिनल जो आपका ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें सोर्सेस साइडवेज नहीं थे, उसमें सोर्सेस क्या थे बच्चे, उसमें सोर्सेस क्या थे, ऊपर नीचे थे, यानी कि सोर्सेस साइडवेज नहीं थे, ऊपर नीचे थे। आपको समझ पा, ये साइडवेज होता है, ऊपर नीचे होता है। अब यहां से जो पैटर्न आपको नजर आएगा वो पैटर्न कैसा, उसकी शेप आपके पास कैसे नजर आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको समझने के लिए यहां पर हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व की, और यहां पर हमारे पास उस कर्व का एक लाइन होती है जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और हमारे पास यहाँ पर एक ये वाली लाइन होती है, और इस लाइन पे दो पॉइंट्स होते हैं जिसको आप F1 और F2 कह सकते हैं। लेट दिस बी द फोकस, और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी।
अब आपको पता होना चाहिए कि डायट्रिक्स और बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो भी डायट्रिक्स होती है और जो फोकस होती है उससे कैसा कर्व बनता है वो आपको पता है। अब फोकस करना, यहाँ पर मैं फोकस F1 को मान लीजिए कि मैं S1 मान लेता हूँ और F2 को मैं क्या मान लेता हूँ, F2 को क्या मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, S2 मान लेता हूँ। अब होता क्या है, देखो इंटरफेरेंस पैटर्न कब बनता है, इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर जब लाइट पहुंचती है तो उसके बीच में एक पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हमको क्या नजर आता है, वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा नजर आता है। सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा पॉइंट है जहां पर पाथ डिफरेंस होता ही नहीं है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस आपके पास 0 होता है। ये देखते हमारे पास यहाँ पर ये सेंटर के ऊपर लाइट पहुंची और यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है, 0। यहाँ से देखिए आपको भी पता है कि आप के दोनों फोकस से किसी भी हाइपरबोला का जो डायट्रिक्स का डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, बिल्कुल सर सेम होता है। तो ये मेरे पास n इज इक्वल टू 0, ये सेंट्रल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर। अब ध्यान से समझना, आपकी मैथ्स की समझ यहाँ पर काम आएगी, फिजिक्स की नहीं। और बच्चा हमारे पास हाइपरबोला क्या कर्व है, कोई बच्चा बता सकता है? हाइपरबोला जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी मैथ्स की नॉलेज है, वो ये एक ऐसा कलेक्शन या ऐसा लोकस ऑफ द पॉइंट्स है जिसका दोनों फोकस से डिस्टेंस क्या रहता है बच्चे, सेम रहता है कि डिफरेंट रहता है, बताओ शाबाश। दोनों फोकस से डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है कि डिफरेंट हो जाता है, बोलो शाबाश, बोलो प्रज्वल। अगर मैं आपको बोलूं हाइपरबोला क्या चीज है तो आप क्या जवाब दोगे, बोलो शाबाश। देखो अब ये तो फिर नाकामी है ना, ये तो नालायकी है आपकी कि आपको एक टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या, आप उसको समझा ही नहीं पा रहे, नालायकी है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे पास देखिए S1 से लाइट पहुंच रही है और आपके पास एक S2 से लाइट पहुंच रही है। आपको पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चे, आपको पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है। ये अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि हाइपरबॉलिक कर्व कैसा कर्व होता है, इस कर्व के ऊपर S1 और S2 से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है कि डिफरेंट हो जाता है, बोलो शाबाश। तो ये हमेशा सेम रहता है। ये हमारे पास यहाँ पर d sin थीटा की कोई एक वैल्यू मानी जा सकती है, n लैम्डा में लैम्डा डाल दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चला जाऊं तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पर अगर मैं चला जाता हूं, यहाँ पर भी अगर हाइपरबॉलिक कर्व को देखा जाए तो हाइपरबॉलिक कर्व कौन से कर्व होते हैं, जहां से S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस या फिर बच्चे पाथ डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब जहां मर्जी चले जाए। अब इसके लिए कोई बच्चा बोलता है सर समझ में नहीं आया, तो बेटा अपने मैथ्स की क्लास में क्या किया, ठीक है, क्योंकि मैथ्स पे तो मैं ललित सर से पूछूंगा कि सर मैथ्स वाले ये बच्चे जो है ये बोल रहे हैं कि सर हाइपरबोला कर्व आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो, तो सर आपके कान भी खींचेंगे और बताएंगे भी आपको। तो यहाँ पर मेरे पास ये कर्व बनते चले जाते हैं। तो ये जो कर्व आपके पास बन रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इस पैटर्न को, तो S1 और S2 को अगर ऐसा देखा जाए तो ये सामने जाकर क्या क्रिएट कर देते हैं, आपके पास एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। यानी कि मेरे सामने एक पैटर्न आपके पास यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है। तो लाइट आपके पास यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, लाइट का पाथ डिफरेंस, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो पैटर्न तैयार होता है ये बच्चा आपका सेंट्रल मैक्सिमा तैयार होता है। और यहाँ पर मेरे पास क्या तैयार हो जाएगा, इसी क्योंकि साइड में बन रहे हैं नीचे, तो हमारे पास यहाँ पर ये बन जाता है ऐसा कर्व और ये बच्चा हमारे पास ऐसा कर्व, ये हाइपरबॉलिक बन जाता है, ये हमारे पास हाइपरबॉलिक बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना अर्श, यहाँ पर जो दोनों सोर्सेज हैं वो रेक्टेंगुलर है कि पॉइंट सोर्सेज है, तो आप बोलोगे सर पॉइंट सोर्सेज। यहाँ पर ये सोर्सेज पॉइंट सोर्सेज है, यानी कि इन सोर्सेज की विड्थ बहुत छोटी है। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो हमारे पास एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें सोर्सेस आपके पास साइड में थे कि ऊपर नीचे थे, तो आंसर है सर तो वो ऊपर नीचे थे। अब अगर मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और मैं सोर्सेस को ऊपर नीचे कर दूं, तो कोई बच्चा बता सकता है अगर S1 अब ऊपर चला जाए S2 नीचे चला जाए तो सामने वाला पैटर्न कैसा नजर आएगा, जी बोलिए आप बताइए कोई पैटर्न कैसा नजर आएगा। तो अगर आप इसको ऊपर और इसको नीचे लेके चले जाओगे तो ये पैटर्न रहेगा तो हाइपरबॉलिक ही,
रहेगा तो आपके पास हाइपरबॉलिक ही बच्चे, लेकिन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये अब आपके पास ऐसे बन जाएगा, ये हमारे पास इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। अब होता क्या है, मैक्सिमम बच्चों को अगर हम पूछते हैं कि कर्व आपके पास कैसा बनता है, तो आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बना होता है। चलो खैर, बहुत बच्चों को पता भी लग जाता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, पैटर्न की कोई शेप होती है। आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता होता है कि भैया रेक्टेंगुलर शेप के लिए अलग होता है और पॉइंट सोर्सेस के लिए अलग होता है। चलो ये भी पता लग गया कि हाइपरबॉलिक है, लेकिन फिर कई ऐसे बच्चे निकल कर आते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि हाइपरबॉलिक एग्जैक्टली नजर कैसे आएगा। अगर सोर्सेस साइड में होंगे तो कैसा नजर आएगा, और सोर्सेज ऊपर नीचे होंगे तो कैसा नजर आएगा। मेडिकल वाले बच्चों को हम यहाँ पर एक सलाह देते हैं और हम ये बोलते हैं कि यार आप ऐसा कर लो, इसको याद भी कर सकते हो। नॉन मेडिकल वाले बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया आपके तो सिलेबस में मैथमेटिक्स में हाइपरबॉलिक कर्व जो है वो आपके सिलेबस में है, और S1 और S2 मैंने आपको कितनी बड़ी बात बता दी, ये हाइपरबॉलिक कर्व के फोकस हैं। और डायट्रिक से बच्चे, आपको भी पता है कि ये कैसे बनता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो मुझसे बात कर सकता है, वो मुझसे बात कर सकता है। सपोज कि मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि किसी हाइपरबॉलिक कर्व की जो एसेंट्रिसिटी है वो 3:2 है, क्या वो हाइपरबॉलिक कर्व्स का यहाँ पर फैमिली बना सकते हो? बना सकता है कोई? सेक्शन बना सकते हो मृणाल? बना सकते हो? सर हाइपरबॉलिक कर्व की फैमिली? हाँ, फैमिलीज बनानी पड़ेगी ना, जिसकी एसेंट्रिसिटी 3/2 हो। कैसे बनाओगे? सिंपल, बना के नहीं बतानी, मतलब बना सकते हो। यस सर। यहाँ पर बनाने का तरीका पता है आपको कि 3 + 2 कितना होता है? 5, हाँ या ना? तो वो 5 है, यहाँ से 2 ले लो या वहां से 3 छोड़ के आप जो है उसकी रेशो जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यही बात पता है ना बच्चे आपको? यस सर। बस वही चीज यहाँ पर है कि हमारे पास यहाँ से जो d sin थीटा उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए, उस पर्टिकुलर लाइन के लिए, उस पर्टिकुलर मैक्सिमा के लिए वो वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? कांस्टेंट। बात मैक्सिमा की करते, बात यहाँ पर मैक्सिमा की करेंगे बच्चे यहाँ पर, और इसका रीजन क्या है बच्चे? क्योंकि मैक्सिमा हमें नजर आता है। ये बात क्लियर होगी। अब एक और बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन को, यहाँ पर स्क्रीन को मेंटली गोल घुमा दूं, गोल घुमा दूं, तो बताओ आपको क्या नजर आएगा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप स्क्रीन को गोल घुमा दो तो आपको क्या नजर आता है? स्क्रीन को अगर आप गोल घुमा दोगे तो आपको क्या नजर आएगा पता है बच्चे? आपको यहाँ पर नजर आता है बच्चे ऐसी शेप, हाँ या ना? आपको यहाँ पर यस इस सर। तरीके से, हाँ या ना? तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो? ऐसे यस करके आपके पास ऐसी शेप बन जाएगी, और इसको क्या बोलते हो पता है बच्चे? दिस इज नोन एज टू बी दी हाइपरबोलॉइड्स। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं बच्चे? ये रीजन है क्योंकि एनसीईआरटी इसकी बात करता है, और फिर अगेन बहुत कम बच्चों को पता है कि अच्छा ये हाइपरबोलॉइड है, क्योंकि उसने तो एक क्वेश्चन पूछना है। और क्वेश्चन क्या पूछना है उसने? उसे सिंपल एक क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर जो स्क्रीन पे मेरा इंटरफेरेंस पैटर्न है उसका रेवोल्यूशन अगर कर दिया जाए तो उसका रेवोल्यूशन क्या शेप बनाएगा? तो वो बनाता है हाइपरबोलॉइड्स। याद रखना, और ये भी ध्यान रखना बच्चे, मैं फिर आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूं, और ये भी बात ध्यान रखनी है बच्चे, स्लिट्स की शेप और ओरिएंटेशन दोनों मैटर करती है। यहाँ पर स्ट्रेट फ्रिंजेस बनी है और यहाँ पर हाइपरबॉलिक फ्रिंजेस बनी है। कोई दिक्कत इसके अंदर से? कोई प्रॉब्लम बच्चे इसके अंदर से? अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे यहाँ पर बच्चा बता सकता है। और एक और चीज, ये भी बच्चा हमारे पास मैटर करता है, ये भी मैटर करता है। अब ये एक ऐसी चीज है जो आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी मैटर करता है कि आपके पास सोर्सेज और स्क्रीन को रखा कैसे गया। अगर मेरे पास यहाँ पर 2 सोर्सेज हैं, S1 और ये बच्चे हमारे पास S2, ध्यान रखना पॉइंट सोर्सेज हैं, और यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीन है, और ये जो दोनों सोर्सेज के बीच में से इमेजिनरी लाइन आपके पास पास हो रही है, ये लाइन यहां पर जाकर आपके पास क्या करती है? एक डी डिस्टेंस पे, आप इसके सेंटर से कोई डिस्टेंस ले सकते हो इनके बीच में। तो मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस मैं कैपिटल डी ले लेता हूं। सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस खुद का बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है? ये स्मॉल डी के बराबर है। अब लाइट वेव हमारे पास यहां से
आपके पास यहाँ पर चली जाती है, जहां पर इन दोनों सोर्सेस की लाइन स्क्रीन को मीट करती है, वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन। और हमारे पास ये पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितने डिस्टेंस पे, वाई पे। तो बताओ इन दोनों के बीच में ये क्या क्रिएट हो गया आपके पास, पाथ डिफरेंस। और इस पाथ डिफरेंस को अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लाइन आपके पास यहाँ पर मीट कर गई, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हमारे पास, तो ये आपके पास 90 डिग्री, तो यहां पर भी आपके पास ये एंगल थीटा, क्योंकि पैरेलल लाइन है। ये डी है, तो बताओ पाथ डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा, पाथ डिफरेंस विल बी डी cos थीटा। अब आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ पर जो स्क्रीन है और जो सोर्सेज है उनका प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, और पहले दोनों का प्लेन एक दूसरे के पैरेलल था। अब यहाँ पर भी फ्रिंजेस बनती हैं, और यहाँ पर आपके पास पता है शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या बनती है, द शेप ऑफ द फ्रिंजेस, द शेप ऑफ द फ्रिंजेस आर सर्कुलर। ये हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर बनती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, one of the most important concept for the physical optics or the wave optics। तो यहाँ पर shape of the fringes को मैंने पूरी तरह से डिकोड कर दिया कि भाई कब कब किस किस तरीके से आपको टीचर क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, हाइपरबोलिक की क्यों बनती है। जितनी मुझे लगता है कि आपको मैथ्स पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी, कि बेसिकली जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती है वो फैमिली ऑफ हाइपरबोलिक कर्व होती है, और वो भी हाइपरबोलिक आपको स्क्रीन पे कैसे नजर आएगा, सोर्सेज साथ में है, सोर्सेज ऊपर नीचे है, और पहले 3 केसेस के अंदर सोर्सेज और स्क्रीन पैरेलल है, और बाकी लास्ट वाले केस में सोर्स यहां पर आ गया और दूसरी चीज आपके पास ऊपर आ गई। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, हाँ या ना बच्चे। आगे चले, आगे चलते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक और पार्ट हमारे पास हो जाए। अब नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है, इफ, अगर देखना है, इफ इन अ YDSC एक्सपेरिमेंट, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बच्चे, दिस सेपरेशन, जो हमारे पास यहाँ पर सेपरेशन है, दिस सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज बी, टू स्लिट्स इज बी, दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन मेरे पास बी के बराबर है। क्लियर होगी बात। एंड, और साथ ही साथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन and the distance between the screen and the distance between the screen, और जो distance between the screen and the slits is आपके पास यहाँ पर कैपिटल D। Find the missing wavelength, आपको missing wavelength बतानी है। Find the missing wavelength in the front of one of the slit, एक स्लिट के सामने हमारे पास मिसिंग वेवलेंथ आपको बतानी। पर ये कैसे बताएंगे सर, इसका मतलब क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन है? नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास यहाँ पर एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये मेरे पास एक स्लिट आ गई, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास दूसरी स्लिट आ गई, और यहाँ पर सामने की तरफ मेरे पास क्या आ गई, स्क्रीन आ गई। ये मेरे पास आ गया S1 और ये आ गया S2, और हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्लिट्स और स्क्रीन का, वो मेरे पास कैपिटल D है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर है, B के बराबर। टीचर बोल रहा है एक स्लिट के सामने, बिल्कुल सामने हमारे पास क्या है, मिसिंग वेवलेंथ है। अब मिसिंग वेवलेंथ का मतलब क्या है, वहां पे डार्कनेस प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास डार्कनेस प्रोड्यूस हो रही है, वहां पर बिल्कुल आपके पास डार्कनेस आपके पास प्रोड्यूस होती है। तो मुझे यही बताना है कि उस स्लिट के सामने, उस पर्टिकुलर स्लिट के सामने जो मिसिंग वेवलेंथ है वो क्या क्या हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर हैंडल करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि मुझे पॉइंट P फिक्स है, और मुझे ये भी पॉइंट पता है कि यहाँ पर मेरे पास डार्कनेस आनी चाहिए। डार्कनेस होने का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चे, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? पाथ डिफरेंस निकालना। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई आपके पास क्या पाथ डिफरेंस है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, और अगर हम देखें तो ये मेरे पास बी साइन थीटा, और बी साइन थीटा में साइन थीटा क्या होता है? बार बार बताया गया, ये अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट ऑफ थीटा, और टेंजेंट ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेटली b/2, सॉरी नॉट अप्रोक्सीमेटली, करेक्टली, आई एम सॉरी फॉर दैट, b/2, और ये हमारे पास कैपिटल डी। चलो जी, इसका मतलब मुझे पाथ डिफरेंस की क्लैरिटी आ गई, और पाथ डिफरेंस आ गया b साइन थीटा, एंड दिस विल बी b, और साइन थीटा जो कि tan थीटा और मल्टीप्लाइड बाय b/2d। तो पाथ डिफरेंस कितने के बराबर आ गया? b²/2d। काम खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। यहां पर अब मुझे क्योंकि मिसिंग वेवलेंथ बतानी है, तो मिसिंग वेवलेंथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, बताओ मेरे पास क्या चीज आ जाती है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा, और मेरे पास यहाँ पर b²/2d, और मेरे पास n माइनस हाफ इन हाफ, और ये बच्चे लैम्डा। अब n की वैल्यू डाल दीजिए। तो अब बताओ मिसिंग वेवलेंथ क्या होगी? n की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 माइनस हाफ, हाफ आ जाएगा। तो हाफ अगर आएगा तो कैंसिल, तो पहली मिसिंग वेवलेंथ क्या आ जाएगी? b²/d। दूसरी दूसरी के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर अब आप n की वैल्यू ले सकते हैं। n की वैल्यू आपको शुरू कहां से करनी पड़ेगी? 1 2 3 4 एंड सो ऑन से। तो हम यहाँ पर जैसे 1 डालते हैं तो हाफ, 2 से 2 कैंसिल, 2 डालेंगे तो 3/2। तो दूसरी मिसिंग वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? b²/3d। यानी कि अगर आप इसी वेवलेंथ को यूज करते हो, इसी वेवलेंथ को, इन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को जो हम निकाल रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो यही वेवलेंथ होंगी जो S1 के सामने क्या प्रोड्यूस करेंगे? डार्क फ्रिंज। इसके अलावा वहां पर बच्चा हमारे पास ब्राइटनेस आ जाएगी। मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो? इसके बाद अगर आप 3 डाल देते हो तो बताओ आपके पास क्या आ जाएगा? b²/5d। और इसमें तो भाई आपके पास क्वेश्चन ही बड़ा खतरनाक बन सकता है, क्योंकि टीचर आपको 3 और 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा बताओ इसमें से कौन सी वेवलेंथ मिसिंग हो सकती है या कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट हो सकती है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। अब जैसे टीचर मुझे बोले यहाँ पर b²/4d हो सकती है, तो आप बोलोगे नहीं, वो बच्चे आपके पास मिसिंग नहीं होगी, वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी मिसिंग वेवलेंथ कौन सी है? जिसका नीचे आपके पास कौन सा मल्टीपल आ रहा है? तो b² आपके पास d इंटू 2n-1, सिर्फ ये वाली मिसिंग वेवलेंथ है, बाकी सारी प्रेजेंट होगी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ या ना? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो, सो हमने फ्रिंज विड्थ की भी बात की थी कि फ्रिंज विड्थ आपके पास होता है, और फ्रिंज विड्थ अगर आप किसी मीडियम को चेंज करते हो तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाती है। तो अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब यह हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी आ जाती है। सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ का भी एक कॉन्सेप्ट आपके पास रहता है। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से समझना। मेरे पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। ये मेरे पास यहाँ पर 2 स्लिट्स हैं, और इन 2 स्लिट्स के ऊपर ये मेरे पास 2 स्लिट्स आ गई, और इन स्लिट्स के सामने यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीन आ गई, और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाता है? सेंट्रल मैक्सिमा एंड सो ऑन। मतलब कि ये सेंट्रल मैक्सिमा से ही काम हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ दीज 2 स्लिट्स है। और अगर मैं यहां से यहां पे लाइन को ड्रॉ कर दूं, ये मेरे पास ऊपर वाली फर्स्ट मिनिमम और ये मेरे पास नीचे वाली फर्स्ट मिनिमम। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो फ्रिंज विड्थ किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहां से एक लाइन यहां पे ड्रॉ करूं और एक लाइन यहां ड्रॉ करता हूं, तो मुझे जो एंगल दिखाई देता है थीटा, वो मेरे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। और अगर मेरे को थोड़ी सी भी ज्योमेट्री की समझ है तो मुझे इतना पता लग जाएगा कि यह एंगल किसके बराबर होता है? आर्क, आर्क बीटा के बराबर है, और रेडियस क्या है? कैपिटल डी के बराबर। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपके पास थीटा किसके बराबर हो जाएगी?
तो थीटा विल बी इक्वल टू, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन कैपिटल डी, और ये मेरे पास लैम्डा अपॉन डी। और nth ब्राइट फ्रिंज के लिए भी आपके पास क्या ये सेम होगा, यस, ये बिल्कुल आपके पास क्या होगा, सेम हो जाएगा, बिल्कुल आपके पास सेम हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसको हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ के नाम से जानते हैं। इस पे क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी लैम्डा पे डिपेंड करती है। अगर लैम्डा पे डिपेंड करती है तो हम इन चीजों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। अगर टीचर ने बोल दिया जी मेरे पास लैम्डा जो है वो लैम्डा आपके पास मान लो 3000 एंगस्ट्रॉम है, और मेरे पास स्मॉल डी किसके बराबर है, स्मॉल डी मान लो 3 मिलीमीटर के बराबर है, आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ बतानी है। तो लैम्डा अपॉन डी कोई भी छोटा मोटा बच्चा इसके क्वेश्चन को कर सकता है, सिंपल दो चीजों को डिवाइड ही तो करना है, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, पता लग गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाती है। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि टीचर अब आपको एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछता है, और वो क्वेश्चन ये पूछता है अगर मैं वेवलेंथ को चेंज करूंगा तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। चलो उससे पहले हम देखते हैं एक सिंगल लाइट कितनी फ्रिंजेस बना सकती है, क्योंकि क्वेश्चन उठता है ना हमारे पास कि कितनी फ्रिंजेस बन सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर अब आ सकती है the number of the maxima। अब बहुत ध्यान से देखना है, the number of the maxima and the minima that can be formed, the number of the maxima और minima जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ी assumption है, रियलिटी कुछ और है, देखते आप कुछ और हो, और रियलिटी को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो आंसर बिल्कुल चेंज होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे टीचर आपके दिमाग के साथ खेलेगा, क्या ये टॉपिक आपको डायरेक्टली सीबीएसई पूछेगी, नहीं, सीबीएसई भी पूछती है इसको, लेकिन उसका पूछने का तरीका बहुत डाइल्यूटेड है, पूछती जरूर है, ध्यान रखना, पूछती जरूर है वो भी कि मैक्सिमा कितना बनेगा, मिनिमा कितना बनेगा, पूछती वो जरूर है कि इस लेंथ में कितने मैक्सिमा आ जाएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे, वो उसका मेथड भी बहुत इजी है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा देखूं तो वो कैसे देखे जाते हैं जरा चेक कर लेते हैं। सपोज अगर चलो हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेते हैं, आसान से हम शुरू कर देते हैं। सीबीएसई एक बात बोलती है कि भैया मैंने एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, चलो बहुत बढ़िया किया, और यहाँ पर सामने फ्रिंज पैटर्न आया, बिल्कुल आया, तो टीचर बोलता है कि अगर लेंथ ऑफ द स्क्रीन एल के बराबर, लेंथ ऑफ स्क्रीन एल के बराबर है, और एक फ्रिंज मेरे पास, एक फ्रिंज की विड्थ आपके पास कितने के बराबर है, लैम्डा डी बाई आपके पास डी के बराबर, एक फ्रिंज की, तो कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगे। ये तो बहुत ही आसान हो गया। ये कैसे आसान हो गया, ये हमारे पास ऐसे आसान हो गया कि कोई पर्सन आपको बोलता है कि मेरे स्टेप का साइज आधा मीटर है, मेरे स्टेप का साइज आधा मीटर है, तो मैंने 1 किलोमीटर में कितने स्टेप्स लिए, तो कोई भी बच्चा बता सकता है, है ना। सिंपल क्या कर रहे हैं बच्चे, नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय बच्चा हमारे पास साइज ऑफ वन स्टेप इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पर जो फ्रिंजेस बन रही है, आपकी एक फ्रिंज कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, लैम्डा डी बाई डी का, तो कितनी फ्रिंजेस एल डिस्टेंस को कवर करेंगी, हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, कहने का मतलब सीबीएसई बोलती है कि लैम्डा डी बाई डी से डी का डिस्टेंस के अंदर आपके पास एक फ्रिंज आती है, तो इसका मतलब यूनिट के अंदर कितनी आ जाएंगी आपके पास, तो डी अपॉन आपके पास लैम्डा डी बाई डी। तो अब आपके पास एल लेंथ के अंदर कितनी फ्रिंजेस आ जाएंगी, तो आप सिंपल बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये बच्चा हमारे पास क्या आएगा, एल मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन लैम्डा डी बाई डी, इतनी फ्रिंजेस आ जाएंगे। इसको और भी अच्छा किया जा सकता है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस मल्टीप्लाइड बाय सिंगल फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू टोटल लेंथ, आपके पास एल आ जाएगी, हाँ या ना बच्चे। क्लियर होगी बात, ये वाली क्लियर होगी, ये वाली बात प्रज्वल पता लग गया बच्चे। यहां से मुझे पता लग जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने होंगे। सीबीएसई इस पॉइंट पर बात करती है। अब सीबीएसई एक और बात करती है, अगर मैं लाइट की वेवलेंथ चेंज कर दूं फिर क्या होगा, अगर मैं लाइट की वेवलेंथ को चेंज करूंगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ स्क्रीन वही है, कैपिटल डी भी वही है, स्मॉल डी भी वही है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। ये बात पता लग गई, ये बात आपको पता लग गई, ये बात क्लियर है बच्चे, कर पाओगे ना इसके अंदर से, हाँ या ना, कि वहां पर जाके लमलेट हो जाओगे, अरे यार बहुत मुश्किल है।
ये तो सिंपल सी बात है यार, ये एक सिंगल फ्रिंज की विड्थ है, ये टोटल आपको स्क्रीन की लेंथ है, और n क्या है, जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको नजर आएंगे, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और अगर सीबीएसई के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए तो सीबीएसई एक और बात करती है, वो ये बोलती है भैया मेरे पास अगर मैं दो अलग अलग कलर की वेवलेंथ यूज करता हूं अलग अलग टाइम पे, तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा, n1 λ1 इज इक्वल टू n2 इंटू λ2। क्यों? क्योंकि बच्चे आपके पास ये कैपिटल डी, स्मॉल डी और ये l, ये तीनों कांस्टेंट है। तो अगर आप λ1 से λ2 की तरफ को जाओगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ शाबाश मुझे, क्लियर है? यस और नो? सर एक बार ये दोबारा रिपीट करना जो भी बताया आपने, बोलो बच्चे, ये बोलो n1 शाबाश। λ1। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरे पास 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करना, ठीक, और यहां पर सबसे पहले तू चला और तेरे स्टेप का साइज है, मान लेते हैं बच्चे 1 मीटर। 1 मीटर का तेरा स्टेप का साइज है, 1 मीटर का तेरा स्टेप का साइज है, तुझे 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़े? बताओ शाबाश मुझे, कितने स्टेप्स लेने? बोलो। 1000 स्टेप्स। 1000, बिल्कुल 1000। अब तेरे साथ एक छोटा बच्चा आ जाता है, उसने भी 1000 मीटर कवर करना है, लेकिन उस छोटे बच्चे का जो स्टेप का साइज है वो 1/2 मीटर है। अब बताओ वो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने स्टेप्स लेगा? 2000। 1000 की 2000? 2000। 2000। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके स्टेप का, बिल्कुल यार, अगर आप वेवलेंथ बड़ी या छोटी करते हो तो फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ता है। फ्रिंज विड्थ क्या है? स्टेप का साइज है। एल क्या है? टोटल डिस्टेंस जो फ्रिंजेस ने कवर करना है। मेरी बात को समझ पा रहा है? हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? जैसे मैं तुझे यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि टीचर आपको एक क्वेश्चन ही दे देता है, वो ये बोल देता है कि मेरे पास एक λ1 है जो कि 3000 एंगस्ट्रॉम है, और ये किसी पैटर्न के ऊपर n1 मान लिया जाए कि 50 फ्रिंजेस बना रहा है, ये 50 फ्रिंजेस बना रहा है किसी पैटर्न पे, किसी स्क्रीन की लेंथ पे, और सडनली आप इसको λ1 को λ2 कर देते हो, और ये बच्चा आपके पास हो जाती है 6000 एंगस्ट्रॉम। अब टीचर बोलता है आपको स्क्रीन पे कितनी फ्रिंजेस नजर आएंगी? अब देख, हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मल्टीप्लाइड बाय λ1, डी बाई डी किसके बराबर होती है? लेंथ के बराबर। दूसरे केस के अंदर क्योंकि आप λ1 से λ2 चले जाओगे, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये L और L, ये डी बाई डी, ये डी बाई डी, ये तो सब सेम रहा। तो अगर आपने यहाँ पर वेवलेंथ को चेंज किया तो किस पे चेंज आ जाएगा बच्चे? बताओ, n1 से n2 पे, हाँ या ना? तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर से? इक्वेट कर दोगे, इक्वेट कर दोगे तो n1 λ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n2 λ2। और इस वजह से 50 मल्टीप्लाइड बाई 3000 इज इक्वल टू n2, जो कि मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा? 6000। और इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो ये बच्चे आपके पास 2 आ जाएगा, तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ शाबाश। उसी डिस्टेंस पे अब आपको 50 नहीं 25 फ्रिंजेस नजर आएंगे। और ये बिल्कुल सही तो है बच्चे, अगर आप देखें तो अगर आपकी वेवलेंथ बड़ी होगी तो फ्रिंजेस का साइज भी बड़ा होगा, और अगर आपकी वेवलेंथ छोटी होगी तो फ्रिंजेस का साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? पता शाबाश बच्चे, छोटा। तो आपको ज्यादा फ्रिंजेस नजर आए। सक्षम लग गया पता बच्चे आपको? सक्षम लग गया पता आपको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, ये तो चलो सीबीएसई की कहानी हुई खत्म, चलो सीबीएसई ने पूछा, ये हम कर लेंगे, काम खत्म। अब पॉइंट आता है सेकंड वन, और सेकंड पॉइंट बच्चा हमारे पास ये आ जाता है कि अब टीचर आपको बोलता है कि भैया नहीं नहीं नहीं, मुझे बता के टोटल बन कितनी सकती है। अब बन कितनी सकती है, दिखाई कितनी दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बन कितनी सकती है, दिखाई कितनी दे सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है आप मुझे बताओगे यहाँ पर? कैसे? देखो, मैं निकालना चाहता हूं नंबर ऑफ मैक्सिमम, मैं निकालना चाहता हूं नंबर ऑफ मैक्सिमम। इसी शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ मैक्सिमा कब आता है? जब d साइन थीटा किसके बराबर होता है? n लैम्डा, तब मैक्सिमम बनता है। अब साइन थीटा का मतलब आपके पास क्या आ गया? n लैम्डा, ये आ जाती है। क्लियर? अब मैक्सिमा हमेशा ऊपर नहीं बनता है, नीचे भी बनता है।
अब बच्चा क्या बोलता है, सर जी ताई तां बंदा उसके थल्ले थोड़ा ना बनता है। नहीं नहीं, ठीक है, ये बच्चे हमेशा ऊपर ही बनता है, लेकिन ऊपर भी कब बनता है, जब बच्चे आपके पास, मैं अभी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर बच्चे ऊपर बनता है जब आप, ये वाला केस, क्योंकि हम इसी को मान के चलते हैं, ये केस। अब क्या यही चीज है बच्चे जो हम बच्चों को बताते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, वो जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है ना अर्श, वो इन दोनों की दे रखी है। मेरी बात को समझना ध्यान से, एनसीईआरटी कंप्यूटर जनरेटेड किसकी दे रहा है, सोर्सेस को ऐसे रखे हुए, है ना। लेकिन बच्चे हमारे पास रियलिटी में सोर्सेज ऐसे होते हैं जिससे एक्सपेरिमेंट देखा जाता है। अब ध्यान से समझना, फोकस करना बच्चे मेरी बात, ये तो मजाक की बातें होगी। यहां पर बच्चे इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनता है, लेकिन जब आप ऐसे लेते हो, जब आप ऐसे लेते हो तो बेटा नीचे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता, हमेशा ऊपर बनता है, याद रखना। ये पॉइंट है बच्चे, जो कि अगर आपको क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर से बताना क्या? यहाँ पर बच्चा आपके पास पैटर्न नीचे नहीं बनता है, यहाँ पर दोनों सोर्सेस को ऐसे लगा दिया गया है, ऐसे, तो बच्चे नीचे लाइट वेव जा ही नहीं सकती, यहाँ पर पैटर्न हमेशा ऊपर बनता है। तो हम जो सर्कुलर बोलते हैं वो बोलते हैं कि ये हाफ सर्कल आपको नजर आता है, तो आप बोलते हो अगर लाइट को अलाउ किया जाए तो वो पूरा सर्कल बना सकती है। इस केस के अंदर नीचे पैटर्न नहीं बनता है, ये वाला जो ये फोर्थ केस है, ये वाला, इसमें पैटर्न नीचे नहीं बनता है, याद रखना, यहाँ पर नीचे नहीं बनता है। यहाँ पर लाइट ऊपर नीचे दोनों जगह जा सकती है, यहाँ पर लाइट को अलाउड है ना ऊपर नीचे जाना, तो इस वजह से यहाँ पर पैटर्न सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनता है। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास पैटर्न सिर्फ और सिर्फ सी से ऊपर की तरफ को बनेगा, क्योंकि लाइट यहाँ पर अलाउड ही नहीं होती, आप इसको ऐसे करके ब्लॉक कर देते हो, लाइट नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, क्लियर है बच्चे, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। चलो, सो हमारे पास यहाँ पर अभी हम एक पॉइंट पर अटके हुए हैं, और मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि डी साइन थीटा एंड लैम्डा। अब बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 कान पे पड़ेगी, +-1 बोलो, +1 कान पे पड़ेगी ना। तो अब साइन की वैल्यू, अब बोलते हैं +-1, तो इसका मतलब एन लैम्डा डी बाई डी कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर +1 हाई एंड, क्या कर दूं मैं, हमारी संगत का असर हो गया मुझे भी, तो -1 एंड लेस देन और इक्वल टू, ये बच्चे -1। अब देखो बच्चे, एन क्या है, नंबर ऑफ द फ्रिंजेस, यही है ना, ब्राइट फ्रिंजेस एन। अब इसका मतलब बच्चे, मैं अगर आपको यहाँ पर बोलूं एन, तो एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन लैम्डा एंड लेस देन और इक्वल टू आपके पास प्लस ऑफ डी बाई लैम्डा। अब मैं जो बातें करने वाला हूं बच्चे, कान जो है ना अपने ओपन करना, क्योंकि यहाँ पर टीचर क्या वर्ड पूछता है इसमें, मैक्सिमम, अगेन बुक्स के अंदर कंफ्यूजन है, ऑथर्स के अंदर कंफ्यूजन है, और बच्चे मेरा इसके अंदर मानना अलग है, लेकिन बाकी कई ऑथर्स एग्री करते, कई डिसएग्री कर जाते हैं। यहाँ पर आप खुद दिमाग लगाना कि क्या ये केस जो सर बोल रहे हैं वो बढ़िया है, या जो बुक्स आपको लिखती है, बुक्स ने डिफरेंशिएट नहीं किया उसको, डिफरेंशिएट, वो वर्डिंग ही नहीं लिखते हैं बच्चे। अगर वो वर्डिंग पे ध्यान दे, इतना मजेदार क्वेश्चन बन जाए कि वहां पर सिर्फ जो बच्चा प्योर नॉलेज लेके आया वही आगे जाए, और बाकी बच्चा रट्टा मार के जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ आपके पास क्या बन जाती है, फ्रिंजेस बन जाती है। अब इसके अंदर से हमारे पास क्या होगा, n की वैल्यू -d बाई लैम्डा से लेके +d बाई लैम्डा तक वेरी कर सकती है। अब बच्चा बोलता है सर इसका मतलब क्या, तो मैं उसको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर कई किताबें लिख देती है 2 लैम्डा d बाई डी, और यहाँ पर +1 भी कर देती है। +1 क्यों कर देती हैं ये बच्चे मैं आपको बताता हूँ, बट ये बच्चे हमारे पास है पॉसिबल, ये आपके पास क्या पॉसिबल, सारी चीजें बताऊंगा। ये 2d लैम्डा कैसे आया, ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है, d बाई लैम्डा माइनस और बच्चे माइनस ऑफ d बाई लैम्डा, इन दोनों के बीच में पॉसिबल वैल्यूज के, और +1 क्यों आया, क्योंकि इसमें एक वैल्यू n की 0 भी होती है जो कि सेंट्रल मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, सेंट्रल मैक्सिमम। इसका +1 का मतलब होता है सेंट्रल मैक्सिमम। मैं आपको सारी चीज बताता हूँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है,
जो बन सकती हैं, इतने मैक्सिमा इन दोनों सोर्सेस के वजह से बन सकते हैं। तो अब आपके पास ये 2d लैम्डा कैसे है, अगर आप एक नंबर लाइन बना दें, बीच में 0 है, तो यहाँ पर बच्चे d बाई लैम्डा और यहाँ पर माइनस d बाई लैम्डा। तो इन दोनों के बीच में अब ऐसा तो नहीं है कि सारी वैल्यूज लेते, जो भी ये वैल्यू ले रहा है उन वैल्यूज के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे जी 2 लैम्डा और 2d बाई लैम्डा और +1 किस लिए, क्योंकि आप सेंट्रल मैक्सिमा भी ले रहे हो। तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। इफ अगर मेरे पास, मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं, इफ बच्चा हमारे पास d इज इक्वल टू, मान लेते हैं बच्चे मेरे पास 3 लैम्डा के बराबर, दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, 3 लैम्डा के बराबर है। फोकस करते चलना, फोकस, कैलकुलेट नंबर ऑफ द फ्रिंजेस फॉर्म, द नंबर ऑफ द फ्रिंजेस फॉर्म। आपके पास कितनी फ्रिंजेस फॉर्म होंगी, कितनी फ्रिंजेस यहाँ पर फॉर्म होंगी, जरा चेक करें बच्चे कैसे निकालोगे। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखना, इसका मतलब बच्चे जो n की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू d अपॉन लैम्डा, यानी कि -3 के टीचर यहां से भी उठा लेते हैं, देखो लैम्डा के साथ 3 है तो आप 3 को उठा लीजिए, उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू +3। और यहां पर अब हम अगर नंबर लाइन बना दे तो ये 0, यहाँ पर 1, ये 2, ये बच्चे माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3। बताओ कितनी आपके पास यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म होंगी, तो हम बोल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 ब्राइट फ्रिंजेस मेरे पास फॉर्म हुई। और इसके अंदर मिनिमा कितने फॉर्म हुए, 2 मैक्सिमा के बीच में क्या होते हैं बच्चे, ये ब्राइट है, 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 ये ब्राइट है। तो 2 ब्राइट्स के बीच में क्या होते हैं, डार्क 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 और डार्क। तो कितने डार्क फ्रिंजेस फॉर्म हो गए, जरा गिन के बताओ, 1 2 3 4 5 और 6। तो 7 मेरे पास यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हुई है और 6 मेरे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हुई है, डार्क फ्रिंजेस। 6 मेरे पास यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस फॉर्म हुई, ऐसा किताबें बोलती हैं। और यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस का भी कोई बच्चा अगर शॉर्टकट भी लगा लो तो वो भी पता लग जाएगा, कैसे, 2 इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3 लैम्डा बाई आपके पास लैम्डा +1। लो जी सर, यहाँ पर लैम्डा से लैम्डा कैंसल, 2 इंटू 3 6, 6 + 1 7, 7 ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो, जो कि पॉसिबल ब्राइट फ्रिंजेस है। और डार्क कितनी पॉसिबल है, तो आप बोलोगे 2d बाई लैम्डा, ये मेरे पास डार्क पॉसिबल है। पर मैं पॉसिबल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, इसका रीजन है, इसका रीजन जब आपको समझ में आएगा तो आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर मेरे पास ये एक और ये बच्चे दूसरी स्लिट, और आपके सामने की तरफ को एक स्क्रीन है, और ये मेरे पास एक और ये मेरे पास दूसरा, ये S1 और ये S2, और ये मेरे पास यहाँ पर एंगल किसके बराबर आता है, थीटा के बराबर। यहाँ पर जितनी भी मैंने फ्रिंजेस फॉर्म की है इसके अंदर मैंने साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को भी कंसीडर किया +-1। लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है प्रज्वल, वो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये थीटा एंगल 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, यानी कि एक लाइट वेव यहां से आपके पास यहाँ पर जाकर इंटरफेरेंस कर रही है ऐसे। लेकिन ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्रीन कहां पर है, सामने, स्क्रीन आपके बिल्कुल सामने रखी हुई है, स्क्रीन बिल्कुल सामने रखी हुई है बच्चा आपके पास, और इस वजह से 90 डिग्री वाला केस, यानी कि -3 वाला केस और ये +3 वाला केस, ये तो हो ही नहीं सकता ना बच्चे। मेरी बात से एग्री कर रहे हो आप, ओवेस, मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात से एग्री कर रहे हो, क्योंकि ये यार नहीं हो सकता। और ये आप अगर आप बहुत अच्छी बुक्स पढ़े ना, बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी है इसके अंदर से, बहुत डिस्कशंस होती हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं नहीं किताबों के सामने 2d लैम्डा बाई +1, फिर आप कोई किताब पढ़ोगे उसके अंदर तो वो बोल रहा है कि यार यहाँ पर तो ब्राइट फ्रिंजेस 7 बन रही है, मैं मान रहा हूँ 7 बन रही है, पर वो 7 आपको नजर आ रही है क्या, वो 7 नजर आ रही है, नो सर। आपको नजर कितनी आएंगी, आपको 2 केसेस हटाकर मिलेंगे। तो इस वजह से कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म, और अगर टीचर बोले द नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट कैन बी सीन, नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस दैट कैन बी सीन, वो कौन सी होंगी, जो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आप देख पाओगे
वो कौन सी होंगी बच्चे? अब उसके लिए आपको साइड वाले दोनों केसेस हटाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 और 5, तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जो आपको नजर आएंगे वो सिर्फ 5 होंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बच्चे आपके पास है, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, और आपको अब आप बोलोगे सर अगर कंट्रोवर्सी है तो निकालो बाहर, इसमें से हमें निकालो इसमें से, हम आपके पास तभी तो पढ़ रहे हैं। देख बेटा, यहां से निकलने के लिए बच्चे एक तरीका है, पहले तो लैंग्वेज पे फोकस करिएगा कि क्या वो बोल रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म या नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस दैट कैन बी सीन, दोनों में फर्क आ जाएगा। तो ये भी आप देखेंगे कि कई बुक्स इस बात पे यकीन करती हैं कि वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट कैन बी फॉर्म एंड दैट कैन बी सीन, इसमें वो क्या करती हैं बच्चे, हमारे पास फर्क करती है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बच्चे थोड़ा बहुत बच्चे बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ध्यान रखोगे तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आएगी, और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बच्चे बात समझ में नहीं आएगी। क्लियर है? फिर भी हम कोशिश तो की हमने, आया ना कि ऐसे बंदे भी हैं जो ये कोशिश भी नहीं करते, हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम देख तो रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है। मैं तो आपके सामने पिक्चर रखूंगा, मैं तो आपको सच्चाई बताऊंगा कि यार इतनी फॉर्म हो सकती है, किताबें बोल रही हैं, पर एक्चुअल में जो दिखाई देती है, अगर किसी टीचर ने कभी वर्ड यूज कर लिया ना दैट कैन बी सीन, बड़ा पंगे पड़ जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे 7 लिख के आएंगे, सर ये जो फॉर्मूला बताया है ये फॉर्म्ड के लिए है ना, सीन के लिए तो नहीं है ना ये? हाँ, सीन के लिए नहीं, सीन के लिए तो भैया पूरा, क्योंकि देखना बहुत टीचर है। अब मैंने तुम्हें अटकाना है तो मैं जानबूझ के आपको सीन वाला दूंगा, क्योंकि सीन वाले में अब वो बच्चे का दिमाग काम करना चाहिए। अच्छा टीचर ने क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दिया, फटाफट देखते हैं। टीचर ने बोला d इज इक्वल टू 5 लैम्डा, और मुझे बताना है ब्राइट फ्रिंजेस दैट कैन बी सीन, द ब्राइट फ्रिंजेस दैट कैन बी सीन। अब जिस बच्चे को क्या पता है शॉर्टकट, वो बोलेगा अच्छा ये 2 डी बाय लैम्डा प्लस 1 2 इंटू 5 लैम्डा और डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 कैंसल, तो 11 ब्राइट फ्रिंजेस बन गए। उसने 11 नीचे टिक भी होगा, टिक करके आगे निकल जाएगा। लेकिन जो बच्चा बोलेगा अच्छा टीचर बोल रहा है सीन, अब ऐसे नहीं करना, लैम्डा के साथ क्या गिवन है 5, तो वो स्टार्ट करेगा -5 -4 -3 -2 -1 0, और 1 2 3 4 और 5 ये वाली वो दोनों हटा देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें से वो 2 माइनस करके बोलेगा 9 इसके अंदर से नजर आ रहा है। आगे बात समझ में, हाँ या ना? आगे बात समझ में? यस सर। चलो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये पॉइंट बच्चे भूलना नहीं। लेकिन फिर एक कंट्रोवर्सी है, अगर ये स्क्रीन सर्कुलर होती तब सारी ब्राइट फ्रिंजेस नजर आती, हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको टू दी पॉइंट बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको टीचर यहाँ पर क्वेश्चन देगा, आपने उसमें से निकलना कैसे। तो मेरे पास भैया यहाँ पर आपके पास क्या आगे, एक मिनट रुकिए, मेरे पास, अरे चल पढ़ भाई क्यों बेइज्जती करवा रहा है, ये मेरे पास एक सर्कुलर स्क्रीन आ गई। क्या हो सकता है? अरे यार बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो आप, जब पढ़ने बैठते हो तो आपको तो टीचर कुछ भी क्वेश्चन बना देगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आगे, एक सर्कुलर स्क्रीन आ गई, और ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल और ये बच्चे एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन मान सकते हो, ये रेफरेंस लाइन है। अब होता क्या, ध्यान से समझना, यहाँ पर मेरे पास 2 सोर्सेज हैं, एक सोर्स आपके पास आ गया S1 यहाँ पर, और S2 यहाँ पर आ गया ये वाला, ध्यान से समझना। अब S1 और S2 आ गए, ठीक। अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर अब हमको ये देखना है बच्चे, अब S1 और S2 के बीच में कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, चलो सपोज कि 2 लैम्डा के बराबर है। अब मुझे ये बताना है कि टोटल कितने ब्राइट फ्रिंजेस और कितने डार्क फ्रिंजेस। अब मैंने, क्योंकि पॉइंट तो ये था ना, उस वक्त स्क्रीन मेरे सामने थी, मेरे पैरेलल थी, अब मैंने स्क्रीन को घुमा दिया, मैंने पूरी स्क्रीन को अपने आसपास घुमा दिया, और अब मैं आपको बोलता हूं, क्या बताओ कि यहाँ पर फ्रिंज कैसे नजर आएगी, ब्राइट नजर आएगी, डार्क नजर आएगी। और ये स्क्रीन 2 डायमेंशन है, ये सिलेंडर है भैया, ये आपके पास इस कप की तरह है, भला क्या आप इस सिलेंडर को ऊपर से देख रहे हो, 2 सोर्सेस अंदर रखे हुए हैं, और ये बच्चे यहाँ पर अपने पास क्या बना रही है, फ्रिंज पैटर्न को तैयार कर। अब देखो कैसे करोगे, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका रेडियस होगा कोई ना कोई, तो हमारे पास इनके बीच में कोई ना कोई किसी भी रैंडम पॉइंट पर पाथ डिफरेंस बन जाएगा।
बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सर? बिल्कुल बनेगा। चलिए, तो यहां पर अब मैं देखता हूं कौन सा बिल्कुल ओरिजिनल आपके पास है, इसमें से क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेरे पास मान लो कि ये जी एंगल आ गया थीटा, है ना, ये मेरे पास एंगल आ गया थीटा। अब कोई बच्चा बताए कि इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होगा। तो ये 90 डिग्री है, देखिए ये आपके पास 90, ये भी 90 है, 180 माइनस ऑफ थीटा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये पाथ डिफरेंस आपके पास कैसे निकलेगा, इसको जरा चेक। 8 ब्राइट बनेगा। ये बच्चा आपके पास थीटा यहाँ पर आ जाए जी, बोलो पाथ डिफरेंस कितने के बराबर है? शाबाश, बोलो कितने के बराबर है पाथ डिफरेंस इनके बीच का? 2 लैम्डा cos थीटा। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर अब मेरे पास आ गया 2 लैम्डा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब फोकस क्या करें बच्चे, यहां पर मैं अगर इसको इस हाफ के अंदर देखूं, सिंपल यहां पर। अच्छा एक और चीज है, कोई बच्चा बताए इस ए पॉइंट पर क्या होगा, और इस बी पॉइंट पर क्या होगा, इस सी पॉइंट पर क्या होगा, और इस डी पॉइंट पर क्या होगा। याद रखना ए के ऊपर मैक्सिमम, यहाँ पे 2 लैम्डा cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 लैम्डा का आपके पास पाथ डिफरेंस है। यहाँ पर भी मैक्सिमा बनेगा 2 लैम्डा, यहाँ पर भी मैक्सिमा बनेगा 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, और यहाँ पर भी मेरे पास मैक्सिमा बनेगा क्योंकि 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। तो कोई भी रैंडम टोटल 8 मैक्सिमम। सेंटर हाँ, बोलो मैक्सिमा ही बोलो होंगे ना सारे, ये बोलो बोलो बच्चे बोलो, शाबाश सारे प्रज्वल। ये सेंटर मैक्सिमा ही होंगे ना। देख बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा तब होता है जब पाथ डिफरेंस हमारे पास 0 होता है। अगर यहाँ पर पाथ डिफरेंस की बात की जाए तो जो बी और आपके पास डी पॉइंट है, आप इसको टेक्निकली सेंट्रल मैक्सिमा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस तो 2 लैम्डा का है। यहाँ पर अगर आप देखते हो यहाँ से जो लाइट वेव जा रही है, अब तो इस बात को अप्रिशिएट करेगा, और यहाँ पर जो बच्चे आपके पास लाइट जा रही है S1 और S2 से बी पे या डी पे, अब बताओ यहाँ पर पाथ की लेंथ सेम है कि डिफरेंट है? बोल। सर S1B और S2B सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। तो वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ए और सी पे नहीं बनेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है सर। क्योंकि यहाँ पर 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर 0 पार्ट डिफरेंस है। तो अगर तू ये कहना चाहता है कि सर सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर टेक्निकली, और मैं बात टेक्निकल की कर रहा हूँ बच्चे की, टेक्निकल पॉइंट। चले आगे, तो 2 लैम्डा तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा n लैम्डा, तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगी। तो लैम्डा से अब आपके पास लैम्डा कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू बच्चा आपके पास क्या आ जाएगी n/2। फिर वही पंगा, और वो पंगा बच्चा हमारे पास ये है कि कॉस की वैल्यू भी अगेन क्या होती है, +1 से लेके -1। अब यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगी, और यहाँ पर अब n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बच्चे हमारे पास, n की वैल्यू -2 से लेके आपके पास किसके बीच में होगी, +2 के बीच में। लेकिन इसमें 2 केसेस आ चुके हैं, जरा बताओ बच्चे कौन कौन से 2 केसेस आ चुके हैं इसके अंदर से, बोलो। क्योंकि मैं यहाँ पर ये थीटा ले रहा हूं, तो 0 डिग्री का केस आपके पास, यहाँ पर जो 0 डिग्री का केस है यहाँ पर +1 है, और आपके पास यहाँ वाला केस, ये 2 केसेस आ चुके हैं। हाँ है ना बच्चे? क्लियर है वाली बात? क्लियर है वाली बात? हाँ है 0 ना? डिग्री और 180 डिग्री आ गए हैं मतलब। तो वो 2 केसेस आ गए। अब इसका मतलब बच्चे इसमें मेरे पास यहाँ पर +-2, फिर बच्चे आपके पास -1 0, ये पॉइंट बच्चे आपके पास कहीं ना कहीं 0 का होगा। फिर बच्चे -1 और सॉरी नॉट -1, +1, और बच्चे आपके पास +2। तो यहां से लेके यहां तक आपको कितने मैक्सिमा नजर आ रहे हैं बच्चे? तो अगर ये मेरे पास 2 है तो ये मान लेते कि ये 2 आ गया, ये बच्चे आपके पास क्या आ गया -2, तो यहाँ कहीं पर आपके पास +1, ये 0 और ये आ जाएगा। तो इसका मतलब A से लेके B तक इस सेक्शन में आपको कितने मैक्सिमा नजर आएंगे? तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या नजर आएगा, एक ही मैक्सिमा नजर आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? एक मैक्सिमा यहां नजर आया आपके पास, इसके ऊपर 2 पे, 0 पे कौन सा मैक्सिमा है, ये वाला 0 पे मैक्सिमा। फिर बच्चे आपके पास यहाँ पर एक -1 के लिए यहाँ पर है, और बच्चे 180 डिग्री के लिए मैक्सिमा यहाँ पर। सिमिलरली नीचे भी बच्चे हमारे पास बनाया जा सकता है, एक यहाँ पर मैक्सिमा आएगा, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास मैक्सिमा आएगा, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास मैक्सिमा आएगा।
मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो पॉइंट बच्चे अब ये निकल कर आता है कि टोटल अब आपके पास कितने मैक्सिमा बन सकते हैं। तो कितने मैक्सिमा बन गए बच्चे, जरा बताओ मुझे, आप 8 बताओ। maximum. एग्जैक्ट, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि अब आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और डार्क फ्रिंजेस यहाँ पर 8 ब्राइट फ्रिंजेस बन गई है, 8 ब्राइट फ्रिंजेस बन गई है। और अगर कोई बच्चा बोले डार्क फ्रिंजेस कितनी बनी है, तो 2 मैक्सिमा के बीच में 1, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस भी कितनी बनी है बच्चे, बोलो शाबाश। यहाँ पर 8 डार्क फ्रिंजेस, यहाँ पर बच्चे हमारे पास 8 डार्क फ्रिंजेस बनी। ये पॉइंट ध्यान रख लेना। इसमें टीचर बहुत सारी चीजें कर सकता है। वो 1 क्वार्टर का पूछ सकता है, 2 क्वार्टर का पूछ सकता है, 3 क्वार्टर का पूछ सकता है। ये आपको पता होना चाहिए भाई, नहीं पता होगा फंस जाओगे। लग गया पता बच्चे? इसको भी हम बोलते हैं जिसमें सोर्सेस को सर्कुलर स्क्रीन के आसपास रखा जाता है, कितने ब्राइट फ्रिंजेस और कितनी डार्क बनेगी। लगी बात पता बच्चे आपको? लगी बात पता सर बच्चे आपको? एक बात पूछनी Yes, सर। sir. सर अगर थोड़ा देखें तो जैसे P पे 1 है और आगे -1 है, बीच में 0 है, मतलब शायद +2 A पे होगा और C पे -2 होगा। आगे बोलो ना आप बच्चे, आप तो अपने सर नीचे नीचे वाले कौन से पॉइंट्स हैं, मतलब बेटे देखो, पॉइंट आप सिमेट्री से बात करते हो, आप सिमेट्री से बात करते हो। फिजिक्स के अंदर या कहीं पर भी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सिमेट्री से सॉल्व करते हो। जैसे ऊपर एंगल बन रहे हैं, अगर आप नीचे वाले एंगल को यहाँ पर थीटा लेके चलो तो सेम केसेस नहीं डेवलप हो जाएंगे सिमेट्री से, हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहा है ना? ठीक है, सिमेट्री से हो जाएगा ना। अब आपको अगर कोई टीचर बोलता है हाइपर बोला कि फैमिलीज बनानी, तो हर फैमिली थोड़ी ना बनाएगा। बोले कि जैसा इसमें हो रहा है वैसा वहां पर हो रहा है, तो जैसा ऊपर हो रहा है हाफ के लिए, नीचे के लिए भी वैसा होगा। कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे नहीं पता लग रहा, मैं बोला तो ऊपर बैठ के देख ले, वैसे ही नजर आएगा। हाँ सर, वैसे वही एंगल बन रहे। जब जो चीज ऊपर के लिए ट्रू है बच्चे, वो नीचे के लिए कैसे बच्चे आपके पास रॉन्ग हो जाएगी? और इसी से टाइम बचाया जाता है प्रज्वल। अगर तू थोड़ा दिमाग लगाए, मैथमेटिकल माइंड लगाए, तो तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई बच्चा बोलता है 1 + 2 3 होता है, तो 2 + 1 भी तो 3 होगा ना बच्चे। सिमेट्री है ना आपके पास। तो या तो आप प्रूफ करने बैठे कि नहीं सर ये एक लाइट आ रही है, ये एक लाइट आ रही है, अगेन सर एंगल भी ना सेम लिया मैंने, तो भैया जो केसेस यहाँ डेवलप हो रहे हैं वही नीचे डेवलप हो जाएंगे, तो आपके पास वही ब्राइट फ्रिंजेस नीचे भी बन जाएंगे। क्लियर है? तो उससे आप निकल जाओ। ठीक है प्रज्वल? एक बात फिर पूछनी है, जैसे सर अभी एक अगर हम ऊपर वाला देख लें 1 मिनट के लिए, तो 1 2 3 4 5 ब्राइट आ रहे हैं और 4 डार्क आ रहे हैं। तो सर बोल बोल। जब नीचे वाला कर रहे हैं तो अब 5 वो थे, 5 ही नीचे होने चाहिए थे, पर 2 हमने बेटा इसमें निकाल दिए तो आप है इसलिए ना तो बहुत 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 कॉमन सेंस की बात भूल रहे हो। जब हम चीजों को गिनते हैं बच्चे, एक कहानी बचपन में आती है जिसको हम बोलते हैं वाइज मैन की कहानी, जिसमें एक आदमी एक नाव से ट्रेवल करके जाता है और वो बोलते हैं कि पहले लोग गिन तो ले, कोई नदी में डूब तो नहीं गया। तो वो सबको सबको गिनता है, वो अपने आप को नहीं गिनता है। जब वो अपने आप को नहीं गिनता तो वो रोने लग जाते कि कोई पर्सन है जो पानी में डूब गया। वो चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाते हैं कि वो खुद, मतलब कि जो आपके पास पर्सन था खुद को भी तो देखना होता है। यानी कि बच्चे, अगर आप इसके अंदर नंबर गिनोगे तो नंबर ही गिनने हैं, नंबर गिन के बच्चे आपने आंसर निकालना है। तो नंबर गिन के बच्चे आंसर निकाल रहे, तो ये भी तो देखो कोई ना कोई चीज तो कॉमन में भी आ रही है ना बच्चे, हाँ या ना? ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मैं ऊपर वाले अलग से गिनूं, फिर मैं नीचे वाले अलग से गिनूं, 5 ऊपर वाले गिन लूं, 5 यार 5 कैसे हो जाएंगे? मतलब इसको आप 2 बार गिनोगे, आप इसको 2 बार गिनोगे, हाँ या ना? आप इसको 2 बार गिनोगे क्या? एक बारी ऊपर के लिए, एक बारी नीचे के लिए, तो गलत बात हो जाएगी ना। वो आ चुका है तो वो आ चुका है बच्चे। आप 2 को, आप यहाँ पर एक चीज को 2 बार क्यों गिनोगे? वो तो गलत बात हो जाएगी। एक अक्षय कुमार की मूवी का सीन है जहां पर वो नोटों की गड्डियां बांट रहा है, तो वो कहता है एक तेरी एक मेरी, फिर कहता है 2 तेरी 2 मेरी, फिर वो 2 रख लेता है अपने पास, फिर कहता है 3 तेरी 3 मेरी, 3 रख लेता है। तो गलत बात है ना, है ना? तो गलत हो जाएगा। आप एक पॉइंट को 2 बार गिन रहे हो तो उससे गलत हो जाएगा। चले आगे बच्चे, चले आगे। यस सर।
चलो, सो ये हमारे पास यहाँ पर एक और चीज बच्चे, तो हमारे लिए इसका एक नेवर एंडिंग, मतलब कि एक ऐसा बच्चा हमारे पास टॉपिक है जो नेवर एंडिंग टॉपिक भी बन जाता है। इस खुद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर खुद उसको भाई को नहीं पता था कि यार मैं जो एक्सपेरिमेंट बनाकर जा रहा हूँ वो कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या आता है, मॉडिफाइड। इसको पानी में डाल दिया, फ्रिंज विड्थ चेंज कर लिया, एंगल ऑफ फ्रिंज विड्थ है, स्क्रीन को देख लिया, नंबर ऑफ फ्रिंजेस को देख लिया। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। अब मॉडिफाई करने के भी बहुत तरीके, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। सो वी हैव मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नॉट फॉर योर स्कूल सिलेबस बट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास एक स्लिट आ गई और यहाँ पर मेरे पास दूसरी स्लिट आ गई, और यह हमारे पास एक सेंट्रल लाइन है जो कि स्क्रीन के पास जाकर पहुंच रही है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो पीछे वाला सोर्स था, मैंने इसको बी डिस्टेंस ऊपर कर दिया, इसको मैंने बी डिस्टेंस ऊपर कर दिया। प्रज्वल आई बेटा कुछ याद, आई कुछ याद? अब मैंने इसको बी डिस्टेंस ऊपर कर दिया, और यहां पर हमारे पास मैं और क्या ले लेता हूं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मैं के मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस मेरे पास के है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे पास यहां पर डी के बराबर है, और यहां पर मेरे पास सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, और हमारे पास यहाँ पर जो लाइट वेव है वो ट्रेवल कर रही है। ये लाइट वेव यहाँ पर आ रही है, और ये लाइट वेव मान लेते हैं कि यहां से ट्रेवल करके आपके पास यहाँ कहीं पहुंच रही है। तो टेढ़ी बेढ़ी भी कर सकते हो, यहां से लाइट आपके पास यहाँ पहुंची और यहां से लाइट आपके पास यहाँ पर पहुंची। लगी बात पता बच्चे? इस पी पॉइंट के ऊपर अब मेरे पास इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार हो रहा है। अब मुझे बताना है पी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होगी और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होगी। अब ये मुझे बताना है, और मैं कैसे बताऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एंगल बनाना। अगर आप क्वेश्चन वाकई करना चाहते हो तो ये मेरे पास यहाँ पे डी, तो बताओ यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितने के बराबर आ गया, तो आंसर है डी साइन ऑफ थीटा। क्लियर होगी बात? और यहाँ पर एक और चीज है बच्चे, इस पीछे वाले के अंदर भी मेरे पास कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस है, तो ये आपके पास डिस्टेंस तो पीछे भी डी ही रहेगा बच्चे आपके पास, ये चेंज थोड़ी ना होने वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से मुझे एक चीज पता लगती है, ये देखो पाथ डिफरेंस लग रहा है पता बच्चे आपके पास। यहां से मैं आपको बता देता हूँ ये पाथ डिफरेंस, एक मिनट रुकिए मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। यहां पर देखिए, चलिए सो अब बच्चे ऊपर से भी हम पाथ डिफरेंस को निकालते हैं। तो ये देखो बच्चे पाथ डिफरेंस यहाँ पर एक और क्रिएट हो गया। पता लग गया मैंने कौन सा पाथ डिफरेंस बना दिया बच्चे, आया ना? लग गया पता? ये एक पाथ डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया, और ये बच्चा हमारे पास दूसरा पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। लगी बात पता ये आपको, हाँ या ना? लगी बात पता बच्चे आपको ये वाली? और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि एक एंगल और ले लेता हूँ। अब प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास इस पाथ डिफरेंस की कि इसको कैसे निकाला जाए, और पाथ डिफरेंस को निकालकर उस पर काम कैसे किया जाए। तो ये मेरे पास यहाँ पर बी है और ये बच्चा हमारे पास डी है। सपोज कि ये एंगल मेरे पास अल्फा के बराबर है, ये एंगल मेरे पास अल्फा के बराबर है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी टेक्निकली आपके पास अल्फा के बराबर है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? अगर ये एंगल अल्फा है तो कोई बच्चा बताए ये पाथ डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा? सो दिस विल बी डी। यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ जाएगा डी, और यहाँ पर मेरे पास डी के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा। ये डी साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि ये डी तो कॉमन आपके पास बन गया। ये अब मेरे पास पाथ डिफरेंस आ गया। अब कोई बच्चा बताए टोटल पाथ डिफरेंस कितने के बराबर? जी बताए। अब टोटल पाथ डिफरेंस कितने के बराबर है? तो डी आपके पास यहाँ पर आ गया साइन ऑफ अल्फा, ये भी ऐड होगा, प्लस ऑफ डी साइन ऑफ थीटा। सर ये पाथ डिफरेंस ऊपर वाले में भी ऐड हो सकता है? हाँ यार, ये तो बहुत सारी चीजें, अब आपको अपना दिमाग चलाना है कब कब कैसे कैसे पाथ डिफरेंस बन सकता है। आपकी ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या स्कूल में आएगा? अरे नहीं यार, स्कूल में क्यों पूछेगा वो आपको। अब प्रॉब्लम ये, इस साइन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, तो इस साइन थीटा को हम y अपॉन कैपिटल डी, तो डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ डी, और यहाँ पर y अपॉन कैपिटल डी।
अब ये साइन अल्फा मेरे फसाद की जड़ है। अब देखो ये साइन अल्फा को भी हम कुछ ले सकते हैं, साइन अल्फा भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा। और टेंजेंट ऑफ अल्फा देखिए कोई बच्चा ध्यान से देखो किसके बराबर है, जल्दी बताओ किसके बराबर है, बी अपॉन के। बी बाय के। बिल्कुल, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी बी अपॉन के। ये वाली वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए भाई आपका जो जिगरा है वो बहुत, बच्चे कलेजा, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसको पढ़ने के लिए। नॉर्मल बच्चा नहीं, नॉर्मल बच्चा पटाखा मार जाएगा, नॉर्मल बच्चा पटाखा मार जाएगा, वो बोलेगा भैया मुझे वही समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। वो जो आप सर्कुलर स्क्रीन करवा रहे हो बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल बच्चा पटाखा मार जाएगा इसके अंदर से, और ये क्या चीज करा रहा भाई, ये क्या, मैं तो सीबीएसई में ठीक हूँ, कल को मैं सीबीएसई करके और मैं पापा का बिजनेस संभालूंगा। मैंने नहीं करना ये वाली चीजें, साइंस मैंने वैसे ही ले ली थी, मैंने वैसे ही साइंस को पकड़ लिया था, मेरे को नहीं लेना देना। अब प्रॉब्लम आती है कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो इसका मतलब क्या होगा जी ओवेस? सर यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। देखो वो अब सारी चीजें तुझे पता लग जाएगी, मैं अभी तेरे को लोकेट करके बताता हूँ लड़के, तो टेंशन मत ले, सब पता लगेगा तुझे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि ये जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा पिछली बारी बच्चा मुझे पूछ के जो पिछली बारी पूछ चुका है, तो डी बी अपॉन के, अगर आप चाहो तो डी y अपॉन डी, एंड दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब आती है बच्चे देखिए कमाल की बात की डी वाई अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा माइनस डी बी अपॉन के। इसके बाद बच्चे हमारे पास अब आती है लोकेशन, तो लोकेशन y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पे d माइनस ऑफ d, आपके पास ये d से d कैंसिल हो जाएगा, तो डी बी अपॉन कैपिटल डी अपॉन आपके पास k इंटू डी, तो d से d कैंसिल, तो लोकेशन ऑफ द nth मैक्सिमम। तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा, n लैम्डा d बाई डी माइनस ऑफ b d डिवाइडेड बाई k। तो यहां पर मुझे पता लग जाएगा। अब लड़के, अब यहाँ पर एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा, जल्दी पूछ लिया, इससे पहले कि मैं बता क्या सर मैं चालाक बन के पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, है ना सर मैं चालाकी दिखाता हूँ। तो हमारे पास अगर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है तो बताओ कहाँ पर बनता है, तो सेंट्रल मैक्सिमा वहां बनता है जहां पर n की वैल्यू क्या होती है, 0। जरा n की वैल्यू 0 डाल, तो n की वैल्यू अगर मैं 0 डाल देता हूँ, इसको भी 0 कर देता हूँ, तो माइनस बी डी अपॉन के। यस, नेगेटिव का मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा अब नीचे बन जाएगा। यस, नेगेटिव से पता लग रहा है, बिल्कुल सही ओवेस, बिल्कुल सही। ये मैं प्रूव करना चाहता था लड़के, तूने बड़ी जल्दबाजी दिखाई, जो मैं प्रूव करना चाहता था, मैं बता चाहता था कि बच्चा बोले हाँ, क्योंकि पिछली बारी यही क्वेश्चन जो था प्रज्वल ने बोला था कि सर अगर मैं पीछे वाली सोर्स को ऊपर नीचे करूं तो क्या हो जाएगा, तो मैंने ऊपर कर लिया। अगर यही सोर्स नीचे होता तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ चला जाता, कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता, ऊपर चला जाता। तो देखो बुक्स, देखो ओवेस बुक्स बात कर देती हैं, बाकी टीचर्स बात कर देते हैं, वो प्रूफ नहीं करते, मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। ये सारी चीजों के मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। अगर मैं इसको बच्चे लिखना स्टार्ट कर दूं तो ये तो 1 घंटे में सब कुछ लिख दूंगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि नहीं देखो ये ऐसा ही होता है। तो ये लोकेशन है। अगर कोई टीचर आपको बोलता है शिफ्ट कितना हुआ, तो आल्सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज शिफ्ट, कि टीचर बोले कि मैंने अगर देखो टीचर क्वेश्चन क्या बोलेगा, यही तो बोलेगा कि मैंने पीछे वाले सोर्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो इससे सेंट्रल मैक्सिमा कितना नीचे चला जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जो अब आपको आ सकता है। जी अभिषेक बोल बच्चे, क्वेश्चन पूछ, बोल बच्चे क्वेश्चन पूछ। हमारे पास अब देखो टीचर क्या क्वेश्चन पूछता है, टीचर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि ये मेरे पास एक स्लिट है, ये नॉर्मल यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट था बच्चे, लाइट वर्जन LITE, और यहाँ पर मेरे पास ये सोर्स था, ये आपके पास सोर्स यहाँ से आपके पास कितने मीटर पे था, मान लिया जाए बच्चा हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, और जो स्क्रीन थी वो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थी, ठीक है। ऐसे ये कैपिटल D और ये बच्चा आपके पास वो K आ गया, और ये सोर्स मेरे पास S1 और ये बच्चे S2। अब कितना आसान क्वेश्चन आएगा, बच्चे को यकीन ही नहीं हो पाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। टीचर ने बोला है कि मैं पीछे वाले सोर्स को जो है ऊपर लेके गया, कितना ऊपर लेके गया, 3 मिलीमीटर ऊपर लेके गया या नीचे लेके आया, इस सोर्स को मैं ऊपर ले गया या नीचे लेके आ गया, तो बताओ सामने सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ चला जाएगा। तो अब
जैसे ये ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ये आपके पास अब सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पर बच्चा हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आ जाएगा, तो वो शिफ्ट पूछ रहा है। तो ये शिफ्ट आपके पास कितनी आ जाएगी, बी डी अपॉन के, बस इतनी सी चीज। अब नेगेटिव साइन को आप हटा सकते हो, तो बी आपके पास कितने के बराबर है, बी आपके पास आ गया 3 मिलीमीटर, कैपिटल डी कितना है 4 सेंटीमीटर, और नीचे बच्चे के कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, ये 2, तो बताओ कितने से शिफ्ट हो जाएगा आपके पास, तो आंसर इज 6 मिलीमीटर। पता लग गया बच्चे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, पता लगा बच्चे हमारे पास Yes, क्वेश्चन। ये पॉइंट, शाम की क्लास इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। उसके अंदर मैं आपको फ्रेजनर बाइप्रिज्म मेथड, बिलेट लेंस मेथड, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कि टीचर आपको पूछता है, वहां पर बच्चे हम एक और बार देखेंगे बच्चे कि कैसे आप लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड और वेव ऑप्टिक्स को आपस में मिलाकर नया क्वेश्चन बच्चे बना सकते हो। तो लास्ट जो आपकी शाम वाली, क्योंकि इसमें डाइफ्रैक्शन है ही नहीं कुछ भी, डाइफ्रैक्शन तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, डाइफ्रैक्शन आता भी नहीं है, ना समझ में आता है, ना एग्जाम में आता है समझ में भी नहीं आता है, बच्चे बोलते सर ये क्या कर रहे हो। तो अब यहाँ पर और भी कई केसेस हैं, जैसे इंफिनिटी से अगर लाइट आएगी, अगर वो कहीं पर बच्चे इंटरफेरेंस कर रही है, व्हाइट लाइट क्या होगी, व्हाइट लाइट को यूज करेंगे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, बाइक्रोमेटिक लाइट। अब बाइक्रोमेटिक लाइट और सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या कनेक्शन है, दो जगहों पर एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, वो हम शाम को डिस्कस करेंगे और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तब तक बच्चा आप इसको पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।